नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हमारा ये चैप्टर चल रहा है 12th, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जिसमें एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स फिनिश हो चुका है और कार्बोक्सिलिक एसिड इसके अंदर हम इनके नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नेमिंग, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस, उसके बारे में स्टडी करेंगे। बढ़ते हैं हम आगे। पहले हम धन्यवाद देते हैं उन टीचर्स को जिन्होंने ये पीपीटी प्रिपेयर की है। पुणे रीजन के ये टीचर्स हैं, सुनील सर हैं, जीटी हिरवे सर हैं और अजीत शर्मा सर हैं। इनको धन्यवाद। इस पीपीटी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, फटाफट आप नज़र घुमा लीजिए। रिव्यू ऑफ प्रीवियस सेशन, व्हाट आर कार्बोक्सिलिक एसिड, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, structure of carboxyl group, method of preparation of carboxylic acid, physical properties, chemical properties and uses। इसकी पिछली पीपीटीज थी, या हम यूँ बोल दें कि हमने एनसीईआरटी से पढ़ा था, वही चीज़ें हैं कि एल्डिहाइड कीटोन, उसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ारो रिएक्शन और इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। अब हम इस सेशन के अंदर क्या पढ़ेंगे देख चुके हैं, बढ़ते हैं आगे। व्हाट आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स? कार्बन कंपाउंड्स containing a carboxyl functional group COOH are called carboxylic acid। ये नाम कहाँ से आया, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसके अंदर आपको ये पता है जो COOH ग्रुप है, इसमें आप अगर ध्यान दोगे तो आपको पता लगेगा कि जो CO है वो कार्बोनिल है, तो वहाँ से आएगा कार्बो, और ये OH हाइड्रोक्सिल, तो XYL वहाँ से आएगा, तो कार्बोक्सिल ये ग्रुप इस तरह से बना है। इसकी जो नेमिंग है वो इस तरह से हुई है। कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पता है RCOOH होता है। इसके अंदर ये वाला जो ग्रुप आप देख रहे हो कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो ध्यान देना, ये पीपीटी बनाते टाइम इस तरह से ये जो ऑक्सीजन है वो यहाँ आप एज्यूम करो कि यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, तो ये कार्बोनिल वाला कार्बन और उसके साथ में हाइड्रोक्सिल, इस तरह की स्ट्रक्चर है। इसी से पता लग रहा है कि इस कार्बन के ऊपर sp2 हाइब्रिडेशन होगा। ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रही होगी, तो उसमें ये चीज़ भी क्लियर हो गई कि आर, OH और ये ऑक्सीजन और ये कार्बन, ये चारों ग्रुप एक ही प्लेन के अंदर आ रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के जो हायर मेंबर्स हैं उनको हम फैटी एसिड्स बोलते हैं, और ये फैट्स के अंदर जैसे ऑयल है, घी है, उनके अंदर मिलते हैं, और ये एक्चुअल में ग्लिसरॉल के एस्टर्स होते हैं। आपको ये पता है कि एस्टर क्या चीज़ है? अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो ग्लिसरॉल भी ऐसा अल्कोहल है जिसके अंदर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो उसी का जो लॉन्ग चेन वाले फैटी एसिड्स हैं, उनके साथ में रिएक्शन होकर के जो एस्टर बनता है, वही क्या होते हैं? ये ऑयल होते हैं, और घी वगैरह फैट जिसको हम बोलते हैं ये है। ये ध्यान रखना कि अगर चेन सैचुरेटेड है, लॉन्ग कार्बन की चेन होती है, तो वो घी होंगे या सैचुरेटेड फैट, और जो ऑयल्स हैं वो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, उनमें एक या एक से ज़्यादा या तो डबल बॉन्ड होंगे या फिर ट्रिपल बॉन्ड होंगे। इन एसिड की हम नेमिंग नोमेनक्लेचर देखें, इनके जो कॉमन नेम हैं वो लैटिन और ग्रीक नेम से डिराइव हुए हैं। जो उनके नेचुरल सोर्सेस कौन से हैं उस पर डिपेंड करेगा। और आईयूपीएसी नेमिंग आपने 10th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है। जो एल्केन या करस्पॉन्डिंग एल्किन वगैरह जो भी है, उसमें लास्ट का ई रिमूव करके ओइक एसिड को ऐड कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं ये नेमिंग। फर्स्ट कॉलम में इनकी स्ट्रक्चर या फॉर्मूले बता रखे हैं, सेकंड में कॉमन नेम, थर्ड में आईयूपीएसी नेम। HCOOH फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम है इसका। ये फॉर्माइका से आया है। फॉर्माइका मतलब लाल चींटी। लाल चींटी जब काटती है तो जो जलन होती है वो फॉर्मिक एसिड की वजह से ही होती है, और यही एसिड
मधुमक्खियों में, ततैया के अंदर भी मिलता है। कॉमन सॉरी आईयूपीएसी नेम इसका होगा मिथेनोइक एसिड, एक कार्बन है इसलिए। फिर सेकंड आप देखिए CH3COOH, ये है एसिटिक एसिड। आप लोगों ने नाम सुना है एसिटम यानी सिरका, उसके अंदर मिलता है। विनेगर, ठीक है। और दो कार्बन है इसलिए इथेन का डेरिवेटिव मानते हुए इसका इथेनोइक एसिड नाम होगा। आप जानते हो इस चीज़ को। तीन कार्बन वाला है तो प्रोपियोनिक एसिड कॉमन नेम है इसका, और प्रोपेनोइक एसिड आईयूपीएसी नेम है। चार कार्बन वाला है ब्यूटायरिक एसिड, ध्यान देना ये सबसे पहले बटर में मिला था, तो बटर से ही ये नाम आया है ब्यूटायरिक एसिड। और आईयूपीएसी नेम चार कार्बन है इस वजह से ब्यूटेनोइक एसिड। अब ये वाला एसिड है, ये आइसोब्यूटायरिक एसिड है। इसके अंदर भी देखो, अगर आप ध्यान दोगे तो इसका और इसका, इन दोनों का जो फॉर्मूला है वो सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। मतलब क्या हुआ कि ये दोनों आपस में आइसोमर्स हैं। तो इसका कॉमन नेम क्या है, आइसोब्यूटायरिक एसिड। आपको ये बात पता है बहुत अच्छी तरह से कि इसके अंदर इस तरह का ग्रुप अगर कहीं आ जाता है तो उसके लिए आइसो वर्ड यूज़ किया जाता है। और आईयूपीएसी नेम क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, तीन कार्बन की चेन मान करके उसमें एक मिथाइल ग्रुप ब्रांचिंग की फॉर्म में जो कार्बन नंबर सेकंड पर लगा हुआ है उसके साथ में आप देखोगे तो पता लगेगा कि इसका नाम 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड है। अब ये वाला एसिड देखिए, इसके अंदर दो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप COOH आपस में कंबाइंड हैं। इसका कॉमन नेम है ऑक्जेलिक एसिड। आप लोग फैमिलियर हैं, सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। और आपको मैं बता दूं कि जो टाइट्रेशन आप लोग करते हैं, एक टाइट्रेशन पोटेशियम परमैंगनेट की वो मोर सोल्ट के साथ में करते हैं, यानी फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ में। एक और टाइट्रेशन है जो ऑक्जेलिक एसिड के साथ में होती है, और ये ऑक्जेलिक एसिड नेचुरल रिसोर्स में देखोगे आपको पता लगेगा टमाटर के अंदर मिलता है ना। और आईयूपीएसी नेम इसका क्या होगा, इथेन डाइओइक एसिड। दो कार्बन है इसके अंदर, इस वजह से ये इसका नाम होगा। अब हम देखते हैं आगे। देखिए आप लोगों ने अभी ये कॉमन नेम पढ़ा है इसका ऑक्जेलिक एसिड। अब ये वाला कंपाउंड देखिए, इसके अंदर दो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप हैं और बीच में एक मिथाइलिन ग्रुप है। इसका नाम क्या है, मेलोनिक एसिड। या आप यूँ कह दीजिए कि अगर हम ये मान लें, इस तरह से हमने इसको ब्रैकेट में लिया और यहाँ पर इसमें नीचे की तरफ सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में n लगा दिया। अब n की वैल्यू क्या है, वो 0, 1, 2, 3, 4 हो सकती है। ध्यान देना, अगर मान लो n की वैल्यू 0 है, इसका मतलब मिथाइलिन ग्रुप है ही नहीं, तो ये वाला एसिड बनेगा तो उसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड। अगर 1 है यानी n की वैल्यू 1 है तो मेलोनिक एसिड। अगर n की वैल्यू 2 है तो सक्सेनिक एसिड। n की वैल्यू 3 है तो ग्लूटारिक एसिड। और n की वैल्यू अगर 4 है तो वो एडिपिक एसिड। ये सीक्वेंस आप लोग ध्यान में रखना, ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटारिक और एडिपिक एसिड। ठीक है। आईयूपीएसी नेम आपको ये पता है कि ऑक्जेलिक एसिड इसके अंदर दो कार्बन हैं, ऑब्वियसली टर्मिनल ही होंगे, तो इथेन डाइओइक इसका नाम है। ये वाला एसिड प्रोपेन डाइओइक एसिड है। इसमें कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप हैं वो टर्मिनल पर ही हैं। ये वाला ब्यूटेन डाइओइक एसिड, पेंटेन डाइओइक एसिड और हेक्सेन डाइओइक एसिड रेस्पेक्टिवली, इनके अंदर 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन एटम्स हैं। इस वजह से ये कंपाउंड आप देख रहे हो, अगर आप ध्यान दोगे तो आपको ये पता लगेगा कि प्रोपेन में जो तीन कार्बन होते हैं स्ट्रेट चेन की फॉर्म में, स्ट्रेट चेन ही होती है वो, CH3, CH2, CH3, उसमें तीनों कार्बन पर से एक एक हाइड्रोजन को रिमूव करके और कार्बोक्सिल ग्रुप लगा दिया गया है। तो आप लोगों को ये चीज़ पता लग रही होगी। तो इसका नाम नेमिंग करने के लिए, आईयूपीएसी नेमिंग के लिए, क्योंकि इसमें क्या टर्मिनल वाले तो कार्बन पर है ही है, लेकिन बीच में भी एक कार्बन पर कार्बोक्सिल ग्रुप आ रहा है,
इस वजह से इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इसी के अंदर 3 कार्बन काउंट हो गए, इसलिए इसके IUPAC नेमिंग के अंदर ये ध्यान रखना, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये कुछ एरोमेटिक एसिड हम देख लें। पहला वाला आप फैमिलियर हैं, इसमें बेंजोइक एसिड है फर्स्ट वाला। सेकंड वाला, अच्छा इसको बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड और बेंजोइक एसिड दोनों ही बोलते हैं IUPAC नेमिंग के अंदर। सेकंड वाला फिनाइल एसिटिक एसिड है और IUPAC नेम 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड। जो इथेनोइक एसिड होता है या एसिटिक एसिड होता है, उसी का डेरिवेटिव है जिसमें मिथाइल ग्रुप पर से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके फिनाइल ग्रुप लगा दिया गया है, इसीलिए इसका ये कॉमन नेम और IUPAC नेम आया है। फिर ये एसिड देखिए, इसमें बेंजीन रिंग पर एडजेसेंट कार्बन एटम पर 2 कार्बोक्सिल ग्रुप हैं। कॉमन नेम इसका होता है थैलिक एसिड, इसको थैलिक एसिड बोलते हैं, pH इसमें साइलेंट रहता है। IUPAC नेम बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ऐसा होता कि एक COH ग्रुप जैसे जिस कार्बन पर अटैच है, अगर सेकंड वाला पैरा पोजीशन पर होता तो इसका नाम होता टरथेलिक एसिड और IUPAC नेम बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका नाम होता। तो ये नेमिंग कंप्लीट हो गई। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, PPT की तरफ मूव करते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और उसकी स्ट्रक्चर, ये सिंपली आपको पहले भी बताया था और पता भी होगा, sp2 हाइब्रिडेशन होता है इसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर भी sp2 हाइब्रिडेशन होता है। अब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, ये ध्यान देना। आपको यहाँ दिख रहा है ना कि इस ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस ऑक्सीजन पर भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन वो यहाँ शो नहीं किए हुए हैं। फिर सेकंड थिंग, ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड में पाई वाले इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर के इस ऑक्सीजन पर आ जाएंगे। ऐसे कंडीशन में इस ऑक्सीजन के ऊपर जो 2 लोन पेयर हैं, उन 2 में से कोई एक लोन पेयर ट्रांसफ़र होगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। पहली सिचुएशन में आपको पता लग रहा है कि जब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हुआ था तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ। फिर ये इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र हुए तो यहाँ ये डबल बॉन्ड बन गया, ऑब्वियसली इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन गया। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ये ध्यान देना कि जितने भी स्ट्रक्चर्स बनती हैं उन सभी पर ओवरऑल चार्ज सेम रहता है, कॉमन रहता है। आप ये देखोगे ये न्यूट्रल है, लेकिन यहाँ पर अगर ये नेगेटिव जनरेट हो रहा है तो यहाँ पॉजिटिव भी जनरेट हो रहा है, यानी जितना प्लस है उतना ही माइनस है। ऐसा कैसा है, इसमें भी देखिए, यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव, यानी ओवरऑल ये न्यूट्रल है। अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अंदर बता रखा है प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड से, फिर एल्किल बेंजीन से, फिर नाइट्राइल, नाइट्राइल मतलब साइनाइड CN ग्रुप, और एमाइड, एमाइड मतलब CONH2, फिर ग्रिग्नोड रिएजेंट RMGX आप लोगों को याद आया होगा। फिर एसिल हैलाइड, ये एक्चुअल में एसिड के ही डेरिवेटिव्स होते हैं, RCOX या ARCOX आप बोल सकते हो। एंड एनहाइड्राइड्स, ये भी एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, जैसे कि एसिटिक एनहाइड्राइड वगैरह के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, फ्रॉम एस्टर्स। देखो मैं आपको एक ख़ास बात बता दूं कि जैसे ये एमाइड है, एसिल हैलाइड है, एनहाइड्राइड है और ये एस्टर्स हैं, ये जो 4 कैटेगरीज या क्लास ऑफ कंपाउंड्स आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड के ही डेरिवेटिव्स हैं। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की जब केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तो उनके अंदर इन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन भी हम पढ़ेंगे। फर्स्ट देखिए प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड से, हालांकि यहाँ जो ये PPT स्लाइड है इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, पर मैं आपको बता दूं हमने पढ़ा हुआ है प्राइमरी अल्कोहल्स उनको ऑक्सीडाइज करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
पोटेशियम परमैंगनेट है या पोटेशियम डाइक्रोमेट है। इसी तरह से एल्डिहाइड्स हैं, उनको भी ऑक्सीडाइज करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमको मिलेंगे। देखिए ये वाली रिएक्शन आप लोगों को याद आया होगा, ये एनसीईआरटी वाली बुक से लिया हुआ है। ये रिएक्शंस हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं। और एक और इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताया हुआ है, क्रोमिक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। फिर नेक्स्ट देखिए एल्किल बेंजीन से, इसके अंदर ये रिएक्शन आपको दिख रही है, मिथाइल बेंजीन जिसको टोल्यूइन भी बोला जाता है, इसको ट्रीट करते हैं पहले पोटेशियम परमैंगनेट और KOH के साथ में हीट करेंगे तो ये वाला जो ग्रुप है ये COOK उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसकी जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो बेंजोइक एसिड हमको मिलेगा। ऐसा का ऐसा ये वाला जो ग्रुप है प्रोपाइल एन प्रोपाइल ग्रुप, उसमें भी सेम रिएजेंट लेकर के हीट करेंगे तो इसमें होता क्या है कि एक कार्बन को छोड़ कर के बाकी जो कार्बन हैं वो चेन रिमूव हो जाती है और ये कन्वर्ट हो जाता है COO के अंदर, और हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमको बेंजोइक एसिड प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रॉम नाइट्राइल्स यानी साइनाइड्स। ये अगली जो रिएक्शन आपको दिख रही है बहुत सिंपल है। जो RCN है साइनाइड, आप उसको जब पहली स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपको एमाइड मिलेगा। ये हाइड्रोक्सी एमाइड याद करो, साइनोहाइड्रिन वाली रिएक्शंस पढ़ी थी उसके अंदर भी इस तरह की रिएक्शन हमने पढ़ी थी। फिर इसी को फर्दर हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो ये RCOOH के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। देखो ये पार्शियली हाइड्रोलाइसिस से मिला है प्रोडक्ट और ये कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से प्रोडक्ट मिला है। अब एमाइड, ऑब्वियसली ये ऊपर रिएक्शन आप देख रहे हो, एमाइड से हमको कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे मिला, तो ऐसा कैसा यहाँ पर भी देखिए सेकंड कैटेगरी है एमाइड से, वही रिएक्शन है। एमाइड की भी हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, इथेनेमाइड से इथेनोइक एसिड मिला और बेंजेमाइड से बेंजोइक एसिड हमको मिला और बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में अमोनिया मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रॉम ग्रिग्नोड रिएजेंट। याद आया आप लोगों को ग्रिग्नोड रिएजेंट क्या होता है, RMgX, ठीक है। अब ये वाला आपको एक कंपाउंड दिख रहा है, बताइए इसका नाम क्या है। वेरी सिंपल, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। हाँ अच्छा, ये ड्राई आइस की फॉर्म में लिया जाता है इसको, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में उसको जब ट्रीट किया जाता है तो हमको पहले इस तरह का इंटरमीडिएट एडक्ट मिलता है ये, उसके बाद में इसके हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो RCOOH हमको मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड से बना ये कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर R की जगह फिनाइल ग्रुप ले लोगे तो यानी C6H5MgX ले लोगे तो हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड मिलेगा। नेक्स्ट आ रहा है फ्रॉम एसिल हैलाइड, RCOCl, ये एसिल क्लोराइड है। RCOBr, RCOI वगैरह ये भी आप ले सकते हो, लेकिन मोस्टली जो रिएक्शंस पॉसिबल होती हैं वो RCOCl की फॉर्म में होती हैं। इनकी भी हाइड्रोलाइसिस करोगे, ये ध्यान देना एसिड के जो डेरिवेटिव्स हैं ये RCOCl भी एसिड का ही डेरिवेटिव है और जो एमाइड हैं वो भी एसिड के ही डेरिवेटिव हैं। इनकी हाइड्रोलाइसिस करोगे तो करस्पॉन्डिंग एसिड हमको वापस मिल जाता है। वही रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस। इसमें भी आप देखिए RCOCl, इसके हाइड्रोलाइसिस आप कर रहे हो तो RCOOH हमको मिला, ठीक है। फिर अगर मान लो आप इस मेथड से बढ़ते हो जिसमें पहले बेस के साथ में रिएक्शन कर रहे हो तो ये करस्पॉन्डिंग सॉल्ट का एनायन बनाएगा जिसके हाइड्रोलाइसिस करने पर हमको करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। फिर हम देखते हैं फ्रॉम एनहाइड्राइड्स। देखो ये चीज़ माइंड में रखना, एनहाइड्राइड्स होते क्या हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनको, उनमें से अगर वाटर रिमूव कर दिया जाए तो हमको ये एसिड के डेरिवेटिव मिलते हैं।
यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से ही हमको एसिड के डेरिवेटिव मिले, या हम यूँ कह दें कि जो एसिड के डेरिवेटिव है जैसे कि ये एनहाइड्राइड है, तो इसी से हम वापस कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। बेंजोइक एनहाइड्राइड, इसकी हाइड्रोलाइसिस करोगे तो बेंजोइक एसिड मिलेगा। देखो ध्यान देना, ये रिएक्शन उल्टी भी पॉसिबल है, यानी आप इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हो। तो इसमें एक मॉलिक्यूल से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव करो और दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन रिमूव करो, फिर उनका कॉम्बिनेशन करोगे तो ये हमको मिलेगा। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 की प्रेजेंस में हीट करते हो तो हमको बेंजोइक एसिड से बेंजोइक एनहाइड्राइड मिलता है, यानी वाटर रिमूव कर दिया। वापस आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो हमको रिवर्स रिएक्शन से बेंजोइक एसिड मिलेगा। इथेनोइक एनहाइड्राइड में भी बिल्कुल ऐसा ही मामला है, बस वहाँ पर क्या करना है, जो C6H5 है उसके बजाय CH3 लगाना है, तो वो इथेनोइक एनहाइड्राइड हो जाएगा। कॉमन नेम उसका एसिटिक एनहाइड्राइड है। तो उसमें हाइड्रोलाइसिस करोगे तो एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड हमको मिलेगा। फिर दूसरी तरफ ये जो नीचे वाली रिएक्शन आप देख रहे हो, बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड, यानी दो डिफरेंट तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। इसकी जब हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये दोनों तरह के एसिड हमको मिल जाएंगे। या सिंपली आप यूँ कह दो कि उल्टी रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन के अंदर अगर किसी एक ग्रुप से एक एसिड से आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव करो और दूसरे से हाइड्रोजन को आप रिमूव करो, तो रिवर्स जो रिएक्शन है उसमें हमको बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड मिलेगा। फिर रिएक्शन आती है फ्रॉम एस्टर्स। एस्टर आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड के ही डेरिवेटिव हैं और बहुत सिंपल रिएक्शन है। यहाँ बता रखा है इथाइल बेंजोएट, ठीक है। तो ये इथाइल और ये बेंजोइक एसिड से बना हुआ है, तो इथाइल बेंजोएट उसकी हाइड्रोलाइसिस करोगे तो बेंजोइक एसिड और हमको इथाइल अल्कोहल मिलेगा। ये देखिए, फिर हम इसी तरह से ये नीचे वाली रिएक्शन देखें। इथाइल ब्यूटेनोएट, पहले उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट किया तो करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड हमको मिला। उसके हाइड्रोलाइसिस की तो ब्यूटेनोइक एसिड हमको मिला और बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में इथाइल अल्कोहल, है ना। सेपोनिफिकेशन रिएक्शन आप लोगों को याद आई होगी, एस्टर और बेस उसकी रिएक्शन होती है, तो इस रिएक्शन को हम सेपोनिफिकेशन रिएक्शन ही बोलते हैं, जिसमें पहले हमको करस्पॉन्डिंग सॉल्ट मिलता है सोडियम का या पोटेशियम का, फिर उसके हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमको वो एसिड मिलता है। तो बच्चों अभी इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कार्बोक्सिलिक एसिड की वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।